जो क्वेश्चन प्रॉब्लम अपने सोल्व कर रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और ध्यान से देखें। सबसे पहले मेरी आवाज आप अच्छे से क्लियर सुन पा रहे हैं? यस सर। थैंक यू बेटा। आप अच्छे से हम क्लास शुरू करते हैं बेटा और देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लास्ट हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और हमने दो टॉपिक बेटा अच्छे से पढ़ लिए थे। और टॉपिक आपके पास क्या क्या थे बेटा? माइक ऑफ करें, जिनका माइक ऑन है वो बेटा जरूर माइक ऑफ करें। पहले ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी जैसे ही आपकी क्लास शुरू होती है माइक को पहले बेटा ऑफ करें। जया बेटा माइक ऑफ करें। जया, जया बेटा माइक ऑफ करें। और ये जो मार्किंग कर रहे हैं बच्चा पहले ही स्क्रीन के ऊपर, ये बंद कर दें, रिमूव कर दें बेटा इसको। जिस भी बच्चे ने इसको मार्क किया है हम यहीं पे क्लास को स्टॉप कर देंगे, इसको रिमूव कर दे बेटा। बेटा ये एक आइडियल स्टूडेंट होने के आपको बिल्कुल भी कोई भी गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी हरकतें वही बच्चे करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना होता। क्योंकि काश आप हमारी जगह यहाँ बैठे होते और आपको अगर स्क्रीन पे पढ़ाना होता तो एक टीचर क्लासरूम में ही नहीं, जब स्क्रीन पे पढ़ाता है तो बहुत लोगों की नजरें उनके ऊपर होती हैं। तो एक बार आप खुद इमेज करके देखिए और आप हमारी जगह आके देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से टीचर फेस करता है ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो आपने आपको एक बार इस लायक बनाइए कि आप यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि ये तो आप दूर बैठे कोई भी कर सकता है, लेकिन रियलिटी क्या है उस बात तक आप पहुँच पाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था φ=L × I। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था φ=M × I। एक सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला μ0 N²A/L। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बेटा μ0 N1 N2A/L। ऐसे बेटा हमने फॉर्मूले पढ़े थे और इनके ऊपर बेस्ड आज हम क्वेश्चन प्रॉब्लम कुछ तो हमने किए थे और कुछ प्रॉब्लम आज हम और करने जा रहे हैं। तो उन एक बार ध्यान से देखें। हम ओल्ड CBSE क्वेश्चन बेटा पढ़ पा रहे थे। एक बार कोई भी स्टूडेंट मेरे को बताएगा हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे बेटा? 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे इसको अच्छे से रीड कर लें और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस आपसे कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर इंडक्टर इंक्रीज फ्रॉम 0.01 मिली हेनरी टू 10 मिली हेनरी। कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी इंडक्टर का वो इंक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है? 0.01 मिली हेनरी से वो 10 मिली हेनरी। when an iron rod is introduced in it, जब उसके अंदर एक आयरन रोड को क्या कर दिया जाता है बेटा? इंसर्टेड किया जाता है। तो एक बात हमें पढ़ाई थी कि रियल में एल का फॉर्मूला जो बेटा अपने पास होता था वो क्या होता था? L = μ0 N²A/L। जब अपने पास एयर या वैक्यूम हो, लेकिन अगर कोई मीडियम डाल दें, जैसे यहाँ पे आयरन रोड डाली है, तो इसका मतलब μ0 नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा? μ N²A/L। बोलो बात समझ में आई? जब एयर या वैक्यूम थी तब तो ऐसे लिखेंगे, जब हमने कोई मीडियम डाला तो L = μ।
तो सीधी सी बात, अगर कोई मीडियम डालोगे तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब कहता कि वो इंक्रीज कर गया है, पहले कितना था 0.01 मिली हेनरी, अब वो बढ़ गया है कितना 10 मिली हेनरी, इंक्रीज करके कहाँ पहुंच गया है 10 मिली। व्हेन आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस इन इट, जब उसके अंदर क्या आ जाती है कि आयरन कोर डाली जाती है, तो व्हाट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर, तो कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी आपको बतानी है। देखो मैंने आपको लिखवाया था रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला भी बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये दो इक्वेशन है बेटा अपने पास, एल जब एयर और वैक्यूम के लिए, और दूसरा इसको हम थोड़ी देर के लिए एल नोट के नाम से लिख लेते हैं, और एल का मतलब मीडियम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं कि इसको इक्वेशन थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं आपको समझाने के लिए, और इसको इक्वेशन थोड़ी देर के लिए हम 2 मान लें, तो एक बार मैं लिखूं यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट। सेकेंड को अगर हम डिवाइड करते हैं बेटा फर्स्ट से, तो अपने पास क्या निकल के आता है वो देखें। अगर डिवाइड करें तो एल डिवाइडेड बाई एल नोट, बोलो आएगा। इसके बाद देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से म्यू बटा म्यू, बोलो बनेगा। और एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी सेल्फ इंडक्टेंस में ही, म्यू बटा म्यू नोट ही किसके बराबर होता है, म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती थी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है बेटा। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीडियम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम, और ये होगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब देखो जब मीडियम डाला तब आपके पास आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते, बोलो कितनी है 10 मिली हेनरी, रहने दो दोनों को 10। जब वैक्यूम था तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.01, 0.01, यही वैल्यू आपके पास, बराबर क्या लिख सकता हूँ म्यू आर, बोलो क्या लिख सकता हूँ म्यू आर। इसको अगर सोल्व करें बेटा 10, तो इसके नीचे पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगाएंगे 100, 100 कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, तो कितना लिखोगे 100, अगर आपके पास ऊपर आ गया बेटा, तो इसको अगर आप लिखेंगे यहाँ से तो क्या वैल्यू आ जाएगी 100, ऊपर लिखो आप, 100 आपने ऊपर लिखा, तो ये कितना आ जाएगा 1000। और मैंने बताया था कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, रिलेटिव, क्योंकि ऊपर भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी नीचे भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, कैंसिल आउट, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि जब एयर और वैक्यूम था तब एल नोट, और जब मीडियम डाला तब एल, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके दिखाया, और म्यू बटा म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है म्यू आर, और डिवाइड करते ही अपने पास सॉल्यूशन आ गया बेटा। और ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो सीबीएसई 2002 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, उतार लें, जिसको डाउट है बेटा वो पूछ सकते हैं। उतार लिया तो रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू गौरव, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े बेटा, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नो सर। बेटा थोड़ा लेट बोले आप, जिससे पहले हमारा जो माउस है वो काम कर चुका था। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि इन ए फिगर, एक फिगर के अंदर एक कॉइल बी इज कनेक्टेड टू ए लो वोल्टेज बल्ब बी and placed parallel to another coil A as shown in figure. Explain the following observation. Bulb lights up. और दूसरा कहता है कि bulb get dimmer if the coil B is move upward. अगर coil B ऊपर की तरफ जाती है तो कहता है कि क्या बल्ब धीरे चलेगा, दूसरा कहता है कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि फिगर में कहता है कि
क्वाइल बी इज कनेक्टेड टू ए लो वोल्टेज बल्ब एल। बी क्वाइल है ये बेटा बी क्वाइल। इसके अंदर कहता है कि ये क्वाइल है बेटा, ये आपके पास किससे है, बी क्वाइल एक बल्ब से जुड़ी हुई है, ये बल्ब है बेटा, ठीक है। एंड प्लेस पैरेलल टू क्वाइल ए, और ये पैरेलल में किसके रखी हुई है, ए के पैरेलल में, जो ए जुड़ा हुआ है एसी सोर्स से, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि बल्ब गेट डिमर, क्या बल्ब धीरे जलेगा इफ क्वाइल बी इज मूव अपवर्ड, अगर क्वाइल बी को ऊपर की तरफ मूव करवा दें तो क्या ये धीरे चलेगा, ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, पहले एक बात बताएं कि ये क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस का है या म्यूचुअल इंडक्टेंस का, एनीवन स्टूडेंट बताएं किसका क्वेश्चन है ये बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो क्वाइल है तो किसका क्वेश्चन होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो पहला क्वेश्चन देखो कि हमने यही तो बात पढ़ी थी कि एक क्वाइल ये है जिसको हम बैटरी या सेल से जोड़ते थे, और दूसरी क्वाइल ये होती थी जिसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते थे, ठीक है। इसमें जैसे ही हम की को ऑन करते थे, इसमें की को ऑन करते थे तो इसके अंदर अपने आप क्या पैदा होता था, करंट पैदा होता था। इसमें करंट देते थे, इसमें ईएमएफ पैदा होगा, और जहां ईएमएफ होगा वहां अपने आप क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। तो इस क्वाइल में अगर करंट को हम बढ़ाते थे तो इस क्वाइल में एक ईएमएफ पैदा होता था, और जहां ईएमएफ होगा वहां 100% करंट होगा, ये बात हम पढ़ चुके थे। तो 100% जब इस क्वाइल को एसी से जोड़ा तो इस क्वाइल में जैसे आप की करोगे तो एसी आपको पता है कि वेरिएबल करंट है, एक बार हाफ पॉजिटिव चलता है एक बार हाफ नेगेटिव, और जैसे ही करंट ऑन करोगे आप तो ये क्वाइल इसके बिल्कुल नजदीक है तो ये आपके पास क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी के पास भी पहुंचेंगी, इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, और इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा, और जहां ईएमएफ होगा वहां करंट होगा, क्या होगा, करंट। या आप इसको छोटी भाषा में एक ही वर्ड में आंसर क्या दे सकते हैं कि बल्ब भी जलेगा, 100% जलेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो आप किस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बल्ब lights up due to mutual इंडक्टेंस, पहले क्वेश्चन तो समझ में आया बेटा। कि अगर एक कॉइल में करंट दोगे तो ईएमएफ दूसरे में पैदा होगा, और ईएमएफ जब दूसरे में पैदा होगा तो हमने एक बात बताई थी कि जहां ईएमएफ होगा वह 100% करंट होगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को कि बल्ब जलेगा, किसके कारण जलेगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरा क्वेश्चन, बल्ब गेट डिमर इफ द क्वाइल बी इज मूव अपवर्ड, कि अगर क्वाइल बी अपवर्ड की तरफ जाएगी तो अपवर्ड की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन मूविंग क्वाइल अपवर्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीजेस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीजेस, और जब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिक्रीज एंड बल्ब गेट डिमर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से। अगर ये क्वाइल ऊपर जाएगी, अगर ये क्वाइल ऊपर जाएगी बेटा ऐसे, तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी इनके बीच, बोलो क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो भी क्या पैदा होगा, ईएमएफ। लेकिन वो क्या करेगा कि जब एम घटेगा तो ईएमएफ भी क्या होगा बेटा, घटेगा, और ईएमएफ कम होगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट भी क्या होगा, कम।
तो इसका मतलब बल्ब गेट डिमर। या अगर नजदीक आते तो ज्यादा से ज्यादा एम बढ़ता तो ईएमएफ बढ़ता, और ईएमएफ बढ़ता तो करंट बढ़ता। तो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लास्ट में मैंने आपको लिखवाया था कि डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कॉइल। बोलो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। अगर कॉइल्स की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एम डिक्रीज करेगा, दूर दूर जाएंगे तो एम डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर नजदीक आएंगे तो एम क्या करेगा, इंक्रीज। और अगर बेटा एम इंक्रीज करेगा तो आपके पास आई भी इंक्रीज करेगा, और एम डिक्रीज करेगा तो आई भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और करंट डिक्रीज करेगा तो बल्ब गेट डिमर। कैसा जलेगा, डिम बल्ब जलेगा। बोलो कंसेप्ट समझ में आया? एनीवन स्टूडेंट? यस उतार ले बेटा दोनों आंसर इसके। और जो बच्चा पिछली बार रह गया था वो जरूर बोले कि सर हमने उतार लिया है। रफ कर दे बेटा। यस सर नो यस सर। सर यस सर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट जो अब लेट बोल रहे हो बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ ले और क्वेश्चन को राइट डाउन कर ले बेटा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान से देखें। ये हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल चेंज। ये कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पेयर ऑफ कॉइल आपके पास चेंज होता है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज। और दूसरा कहता है कि एन आयरन सीट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द कॉइल्स। और आयरन सीट अगर उनके बीच क्या करती जाए, इंट्रोड्यूस। आप देख पा रहे हैं कि सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2006 के अंदर, और अच्छे से उतार लें इस क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। डिस्टेंस बिटवीन कॉइल इज इंक्रीज्ड। तो एक बार आप कंसेप्ट ध्यान से देखें। एक कॉइल बेटा ये, और एक इसके बिल्कुल नजदीक बनाता हूं मैं इसे। एक केस में यहां बनाता हूं और एक केस में यहां बनाता हूं। इसको गैला। सबसे पहले अगर बात करें कि ये कॉइल इसके नजदीक है, तो जैसे बेटा हम इसमें करंट देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, क्योंकि कॉइल इसके बहुत नजदीक है, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, ईएमएफ। लेकिन ये सेपरेशन जितनी ज्यादा होगी, सेपरेशन जितनी ज्यादा होगी, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, लेकिन बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास पहुंच पाएंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा। और ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो ईएमएफ भी कम पैदा होगा, क्योंकि बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पहुंच पाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कम पहुंचेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब ईएमएफ कम जनरेट होगा। अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो अगर जरा सा हमने करंट दिया तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर पहुंच जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगी तो ज्यादा से ज्यादा करंट बनेगा। लेकिन यहाँ सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या बहुत बड़ी है, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा नहीं जा पाएंगी।
और अगर ज्यादा नहीं जा पाएंगे तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। और अगर डिस्टेंस आपके पास बिल्कुल छोटी है, बहुत नजदीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, जो हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आ चुके हैं कि उस कॉइल को ऊपर मूव अपवर्ड किया था तो डिक्रीज किया था। तो ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, वहां पे भी डिस्टेंस इंक्रीज हुई थी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम क्या करेगा इसका, डिक्रीज। सिर्फ आपको यही आंसर लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल इज इंक्रीज। अगर डिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताएंगे कि क्या कहता है कि एन आयरन सीट इज प्लेस्ड बिटवीन टू कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के बीच एक आयरन सीट को अगर हम रख देते हैं तो अपने पास क्या फॉर्मूला है? आप बताएंगे बेटा सचिन +2 रेडियंट से कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सचिन +2 रेडियंट बेटा, पंकज बेटा, मैंने आपको लिखवाया था म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाई l और इनटू, यही फॉर्मूला आपको लिखवाया था। सबसे पहले हम बात करें तो ये थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, एयर और वैक्यूम, लेकिन यहाँ आयरन सीट है और मीडियम, तो फॉर्मूला बदल जाएगा बेटा यहाँ से। और अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू n1 n2 a डिवाइड बाई l। तो एक चीज आपने देखी है यहाँ से कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, म्यू है, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो अगर बेटा म्यू बढ़ेगा तो एम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम इंक्रीज। बेटा ये मार्किंग बंद कर दें, ये मार्किंग को बंद कर दे। जिस भी बच्चे ने किया इसको मैंने थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आपको बताया था कि ये ना करें, रिमूव कर दे बेटा जिसने भी किया इसको। तो आपने देखा है, बार बार नहीं करना है बेटा। म्यू अगर आपने देखा यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इस फॉर्मूले से देखने को मिला है, और म्यू बढ़ेगा क्योंकि म्यू का मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम, ये बढ़ेगी तो भी क्या करेगा, इंक्रीज। दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, जल्दी से उतारना बेटा और रेज योर हैंड्स। थैंक यू। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतार लिया है क्वेश्चन? यस सर बोले बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं थैंक यू बेटा जय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम देखें, क्वेश्चन आपके पास है सामने और इसको ध्यान से पढ़ें। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और ध्यान से देखें। बात करते हैं सबसे पहले अपने पास क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस L इज कंटिन्यूसली इंक्रीज। किसी इंडक्टर से करंट की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट, इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस DI अपॉन में DT, और दूसरा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस करंट। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, कोई इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस बेटा L है, उससे करंट लगातार इंक्रीज करता जा रहा है।
तो आपको पहला ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। तो इसका सॉल्यूशन हम बेटा यहाँ पे करते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी मेरे को बताएगा कि फ्लक्स और वर्सेस करंट में क्या रिलेशन होती है। बताओ सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ बताओ बेटा, क्या रिलेशन होती है अपने पास। Directly proportional. Directly proportional. थैंक यू बेटा। फाइव इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो करंट इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहला ग्राफ तो हम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो पहला ग्राफ आपके पास आसानी से निकल के आएगा। यहाँ पे फाइव बेटा, यहाँ पे बेटा क्या आएगा आई, और ये आपके पास ग्राफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बेटा वो आपके पास ये आएगा, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू क्या किया बेटा आपने, आई किया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस सेकंड के ऊपर। अगर हम बात करें तो क्या आता है अपने पास, इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस करंट। दूसरा बोलो क्या रिलेशन होती थी ईएमएफ और करंट के, बोलो सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में बेटा क्या होती थी। E is equal to minus L di by dt. थैंक यू बेटा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन में dt। ये वैल्यू हम यहाँ पे पढ़। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ये सिचुएशन जब अपने पास निकल के आएगी, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे अपोज। ठीक है, ईएमएफ अपोज करता है उस बढ़ते हुए करंट का या घटते हुए करंट का। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एक चीज देखने को हमें मिल रही है कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस डीआई बटा डीटी के अंदर ग्राफ बनाना है। इसमें ग्राफ बनाना है बेटा और इसमें ग्राफ बनाना है। और क्या कह रहा है, करंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, कंटिन्यूसली लगातार आपके पास कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता जा रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ से कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है कांस्टेंट रेट के साथ, तो इसका मतलब डीआई बटा वेरिएबल नहीं है, वे लगातार आपके पास इंक्रीज कांस्टेंट रेट के साथ। तो डीआई बटा डीटी आपके पास क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। क्या बनेगी आपके पास, एक कांस्टेंट। कि आई इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, आई इंक्रीज कर रहा है बेटा कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब डीआई बटा डीटी को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू अपने पास कांस्टेंट है तो एल तो पहले ही सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये भी टर्म कांस्टेंट और ये भी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा हम यहाँ से। तो देखिए अगर ये ई है, अगर आपको नेगेटिव में लेना है बेटा, इसमें लेना है नेगेटिव, तो आप एक बार यहाँ से आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ इसको। देखिए यहाँ बना देते हैं, ई किसका है, नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव एक्सिस हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड में ऊपर भी बना सकते हैं। यहाँ ले लिया हमने माइनस और इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस। लेकिन देखो ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो बेटा ये इसी के साथ पैरेलल एक्सिस ग्राफ बन जाएगा, डी आई अपॉन में डी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर इधर लिखें तो पॉजिटिव ईएमएफ, नीचे की तरफ लिखें तो मैग्नीट्यूड में प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस, और ये क्या बन गया डी आई अपॉन में डी टी। तो एक बात ध्यान से देखें कि इसके अंदर करंट की वैल्यू जो इंक्रीज करेगी वो एक कांस्टेंट रेट के साथ आपके पास इंक्रीज करेगी। ठीक है, कंटिन्यूसली लगातार कांस्टेंट रेट के साथ। तो डी आई बटा डी टी वैल्यू कांस्टेंट। तो अगर माइनस सी की टर्म में लिखोगे तो इसको माइनस सी, देखो ये आपका ओरिजिन हो गया तो नीचे माइनस सी लिखा। अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऊपर प्लस सी। इसी के कांस्टेंट रेट, तो ये सारी वैल्यू एल तो कांस्टेंट होता है, तो डी आई बटा डी टी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट होगा तो बेटा लगातार इसी तरीके से आपके पास मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट रेट से आपके पास इसी को मिलेगा। तो इसके पैरेलल आ जाएगा, किसके पैरेलल आ जाएगा, ईएमएफ के पैरेलल ग्राफ आपके पास यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही आपके पास कंसेप्ट था दूसरे ग्राफ का, इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस डीआई अपॉन में डीटी। दूसरे ग्राफ को बेटा आप उतार लें यहाँ से। थर्ड आपके पास क्या कहता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस करंट। एनर्जी और करंट में आपको बनाना है।
एनर्जी को यू और करंट के अंदर आपको ग्राफ बनाना है। लेकिन अभी तक बेटा आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है कि इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। उसको एक बार आप लिख ले, सेकंड चैप्टर में आप इसका प्रूफ पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 Li स्क्वायर। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, जैसे आप एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ते थे ना 1/2 CV स्क्वायर, ऐसे ही एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 Li स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले, तो आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं यू में और आई में क्या है, यू में और आई में एक रिलेशन नजर आ रहा है कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया आई स्क्वायर। देखो यू एनर्जी और आई स्क्वायर, तो इसके लिए बेटा इस तरीके का ग्राफ बनता है, कुछ पैराबोलिक टाइप का यू और ये आपके पास आई और इस तरीके का। इसको बेटा ओरिजिन से शुरू कर लो। कुछ पैराबोलिक टाइप, तो इसके अंदर जो रिलेशन निकल के आया वो बेटा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो पहला वाला ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा वाला कांस्टेंट हो गया तो पैरेलल टू ईएमएफ ऐसे ग्राफ बनेगा, और तीसरे वाले में एक पैराबोलिक, क्योंकि एनर्जी में और करंट की रिलेशन ये होती है, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आई स्क्वायर। ये पैराबोलिक टाइप का आपके पास क्या बनेगा ग्राफ। ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई में तीनों ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको उतार के रेज योर हैंड्स बेटा। सर यू करंट है इसमें? यू बेटा एनर्जी, एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आई करंट है बेटा। माइक ऑफ करें जिसका ऑन है, ये पंखा या कूलर चल रहा है, माइक ऑफ करें बेटा, सब कर दे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिगर जो आपके पास है इसमें, सो एन इंडक्टर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बेटा आपके पास एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक आपके पास रजिस्टर लगा हुआ है, 2 चीज आपके पास कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी, और एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, और वो बैटरी के साथ किस में जुड़े हुए हैं बेटा पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ आर सेम एज दैट द कॉइल दैट मेक्स, एक कंडीशन इसने और भी दे दी है कि जो आर का जो रेजिस्टेंस है वही इसके बराबर होगा जो एल के द्वारा बनाया जाएगा उसके क्या होगा इक्वल। 2 आइडेंटिकल बल्ब आर पुट इन ईच आर्म ऑफ सर्किट। आइडेंटिकल बल्ब, यहाँ पे B1 जोड़ दिया, यहाँ पे B2, तो कहता है विच ऑफ द बल्ब लाइट अप अर्लियर व्हेन S इज क्लोज। जैसे इस की को ऑन करें तो इन दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब पहले जलेगा। दूसरा कहता है कि विल द बल्ब इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, या कुछ देर के बाद दोनों बल्ब इक्वली ब्राइट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको बताना है। देखो 2 चीज बेटा आपको गिवन है कि आपके पास एक इंडक्टर है और एक आपके पास क्या है, एक इंडक्टर कॉइल है और एक रजिस्टर कॉइल है, ठीक है। कहता है कि दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। इंडक्टर के साथ जो बल्ब जोड़ रखा है उसका नाम है B1, और रजिस्टर के साथ जो बल्ब जोड़ रखा है बेटा उसका नाम है B2, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब दोनों बल्ब जोड़े गए हैं तो कहता है कि जो रेजिस्टेंस इसका है, इसका जो रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस अपोजिंग ईएमएफ ये
एल पैदा कर लेगा अपने आप। तो कहता है कि आर की और एल की वैल्यू क्या है, इक्वल। कहने का मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस इसके अंदर पैदा हो जाएगा, कि सेम एज दैट कॉइल मेक्स एल, एल अपने आप बना लेगा। तो कहता है रेजिस्टेंस दोनों में सेम, बल्ब दोनों में सेम, तो कौन सा बल्ब जल्दी लाइट अप होगा वो हमें बताना है, जैसे हम की को क्लोज कर। बताओ बेटा आंसर, एनीवन स्टूडेंट्स, कौन सा बल्ब बेटा पहले चलेगा? गौरव बेटा, आदित्य, आदित्य बेटा आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं बेटा आदित्य? क्या आएगा? नो सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? नो सर। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, आप नो सर आवाज दे रहे हैं, इसका मतलब आवाज तो आ रही है। सर थोड़ी कम आती है। अच्छा, तो आप तो बिल्कुल ही नो सर दे रहे हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो क्या सिचुएशन अपने पास आती है कि हमने एक चीज पढ़ी है कि इंडक्टर, इंडक्टर की बात करते हैं। तो इंडक्टर में क्या है बेटा, कि इंडक्टर में जैसे आप करंट देते हैं तो इसमें एक अपोजिंग ईएमएफ पैदा होता है। अपोजिंग ईएमएफ वो लोग होता है जो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं। और ये जब तक पैदा होता है जब तक करंट अपनी क्या अटेन करता है, मैक्सिमम। जैसे करंट शुरू हुआ जीरो से, जीरो टाइम। बेटा माइक ऑफ कर ले जिसका भी ऑन है, माइक ऑफ कर ले बेटा। देखो, जैसे हम इंडक्टर में करंट देते हैं तो इंडक्टर खुद एक ऐसा ईएमएफ पैदा करता है जो उस बढ़ते हुए करंट का क्या करता है, अपोज। तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, करंट का क्या करता है, अपोज। लेकिन t बराबर 0 से करंट शुरू हुआ, 0 से, और कुछ टाइम मान लो 2 सेकंड में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया, और मैक्सिमम मान लो 5 एम्पियर। कितना हो गया, 5। तो 0 से जब 5 एम्पियर करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तब तक इस क्वाइल में एक ऐसा ईएमएफ पैदा होगा जो इस करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। इस क्वाइल में सिर्फ किसमें, इंडक्टर में। करंट कब, जब 0 से मतलब 0 एम्पियर से मैक्सिमम वैल्यू सपोज दैट कितनी है, 5 एम्पियर। जब तक 0 से 5 एम्पियर अटेन करेगा, जब तक करंट चेंज होता जाएगा, तो जब तक इसमें एक ऐसा ईएमएफ पैदा होगा जो करंट का क्या करेगा, अपोज, करंट को नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, क्या इसके बाद करंट चेंज होगा, नहीं। अब करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। और करंट कांस्टेंट, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट। और फ्लक्स कांस्टेंट तो ईएमएफ की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, क्या हो जाएगी, 0। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। तो इंडक्टर क्वाइल में जैसे आप इस की को ऑन करेंगे तो एक ऐसा अपोजिंग ईएमएफ पैदा होगा जो इस करंट का क्या करेगा, अपोज। तो इसमें तो करंट का हो गया अपोज, लेकिन इसमें तो स्टार्टिंग से कोई अपोज नहीं हुआ, जो रेजिस्टेंस है वही है, लेकिन इसमें मैक्सिमम वैल्यू तक क्या होगा, अपोज। तो सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा बेटा, B2। तो B2 बल्ब लाइट अप अर्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि B2 बल्ब है वो सबसे जल्दी जलेगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर क्वाइल में जब तक करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, जब तक करंट का क्या होगा, अपोज होगा। तो इसमें बल्ब लेट जलेगा और इसमें बल्ब धीरे जलेगा। इसके बाद इसने खुद कहा है कुछ देर के बाद रेजिस्टेंस ऑफ R इज सेम एज दैट ऑफ क्वाइल दैट मेक्स L। जितना L क्वाइल बनाएगी उतना ही किसका होगा, R। कुछ देर के बाद R की वैल्यू और L के द्वारा जो ईएमएफ बनाया गया था, अपोजिंग ईएमएफ, वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम। और सेम हो जाएंगी तो रेजिस्टेंस सेम। उसके बाद करंट इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी सेम और इसकी वैल्यू भी सेम, इक्वली डिवाइड होगा। बल्ब पहले इक्वली थे तो इसका मतलब बल्ब इक्वली ब्राइट। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि कुछ देर के बाद दोनों बल्ब क्या होंगे, इक्वली ब्राइट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और इसका अपोजिंग ईएमएफ दोनों की वैल्यू सेम। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम, बल्ब सेम,
तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा दोनों ब्रांच में, और करंट इक्वली डिवाइड होगा तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली ब्राइट। क्या करेंगे, इक्वली ब्राइट। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लिखेंगे कि B2 बल्ब है वो जल्दी जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि इंडक्टर कॉइल में अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होगा अंटिल करंट अटेन मैक्सिमम वैल्यू, जब तक करंट क्या अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन रजिस्टर कॉइल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ देर के बाद दोनों का रेजिस्टेंस कहता है इक्वल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो करंट इक्वली डिवाइड करेगा। इक्वली डिवाइड करेगा तो B1 और B2 बल्ब भी क्या है, सेम वाट के हैं, तो बल्ब भी क्या करेंगे, इक्वली ब्राइट। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, sir. थैंक यू बेटा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से उतार लें। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो CBSE में इनके ऊपर पूछे गए हैं। अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपने पास है वो छोटा सा टॉपिक है एडी करंट। हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट, कैसे हम इसका यूज करते हैं, इसको ध्यान से देखें। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज हम इसको क्लियर करते हैं। तब कर दे बेटा। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आप बेटा अपना नोटबुक पेन आपके पास होगी, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन हैं वो उतारे हैं और अच्छे से समझे हैं। हमने सारे क्वेश्चन, अब इसके जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम इसकी जितनी भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है वो भी लेंगे। अब तक हमने ओल्ड CBSE क्वेश्चन किए इसके सारे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है बेटा, और उसको अच्छे से पढ़ें, एडी करंट। आज एक नए करंट का नाम सुनेंगे आप, और वो आपके पास है बेटा एडी करंट। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है एडी करंट के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन लिखें। इट may be defined as current induced in, thank you beta Sumit, bulk piece of conductor when amount of magnetic flux linked with conductor change। ये सिचुएशन बेटा आपके पास क्या रहता है, एडी करंट। कुछ नहीं है, इंड्यूस करंट का ही दूसरा नाम एडी करंट। कहने का मतलब देखो वही चीज है, इट में भी डिफाइन है, जैसे डिफाइन करते हैं करंट इंड्यूस इन बुल्क पीस ऑफ ए कंडक्टर, ये सिर्फ पैदा होता है कंडक्टर के। करंट इंड्यूस इन ए बुल्क पीस ऑफ ए कंडक्टर, कोई कंडक्टर का कोई टुकड़ा है उसके अंदर। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कब, वह जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टर चेंज, जब उस कंडक्टर का क्या चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही तो हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में, बस बात क्या कर रहा है कि अगर कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो उस कंडक्टर में करंट पैदा होगा, और उस करंट का क्या नाम है बेटा, एडी करंट। क्या नाम है, एडी करंट। ये भी अपोज करता है, इंड्यूस करंट भी क्या करता था, अपोज, तो एडी करंट भी क्या करता है, अपोज। तो कहने का मतलब सेम डेफिनेशन है कि जो डेफिनेशन इंड्यूस करंट की थी वही इसी की है, कि अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो उस कंडक्टर में करंट पैदा होगा, और वो करंट क्या कहलाता है, एडी करंट। क्या कहलाता है, एडी करंट। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, I = E/R। और हमें पता है कि ईएमएफ किसके चेंज होने से होता है, फ्लक्स के चेंज होने से। ठीक है, तो -d∅/dt,
फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू ई बटा आर होती है, और ईएमएफ किसके चेंज होने से इन फ्लक्स क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ से, माइनस पाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई आर। बेटा माइक ऑफ कर ले जिस, तो एडी करंट का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया अपने पास, माइनस डी फाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई आर। सेम चीज है, इट मे बी डिफाइन एज करंट इंड्यूस इन ए बुल्क पीस ऑफ ए कंडक्टर। इसी कंडक्टर में करंट का जनरेट होना कब, जब उस कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, तो अगर उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो उस कंडक्टर में एक ऐसा करंट पैदा होगा जो उसका अपोज करेगा, और तो वही उसी को नाम क्या दिया जाता है, एडी करंट। और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई बटा आर, फ्लक्स चेंज करोगे तो डी फाई बटा डी टी, माइनस साइन अपोज को रिप्रेजेंट करता है, और ई क्या बनेगा, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। ठीक है, और आई इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई, ये मैथमेटिकल पार्ट और इसकी डेफिनेशन प्रत्येक बच्चा उतार ले। माइक को ऑफ कर ले बेटा। माइक ऑफ कर लें। यहाँ तक उतार लिया बेटा सभी ने? यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। हम आपको एक एक्सपेरिमेंटल इसके ऊपर हम स्टडी आपको बताते हैं, लिखना नहीं है, लिखनी सिर्फ आपको डेफिनेशन और ये फॉर्मूला है। हम आपको इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल हुआ था स्टडी, वो आपको बताते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। देखो क्या क्या गया था, 2-3 एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किए गए थे कि रियल में एडी करंट क्या था। सबसे पहले क्या किया गया कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया, यहाँ पे आपको समझना है बस कंसेप्ट। ये एक एल्यूमिनियम का पाइप है बेटा, ये बेटा एक प्लास्टिक का पाइप है, 2 पाइप, एक एल्यूमिनियम का है और एक प्लास्टिक। इन दोनों में बेटा यहाँ एक मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक, सेम साइज की, सेम टाइम के ऊपर, सेम साइज की और सेम टाइम के ऊपर दोनों में एक साथ मैग्नेट छोड़ दी जाती है। 2 पाइप हैं, एक एल्यूमिनियम का है एक प्लास्टिक का है, दोनों में एक साथ सेम साइज की मैग्नेट छोड़ी जाती है। कौन से पाइप के अंदर मैग्नेट पहले आएगी और क्यों आएगी? एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि कौन से पाइप में मैग्नेट पहले आएगी और क्यों आएगी। तो एक बात मेरे को बताएं कि एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है करंट का, ठीक है, मेटल है, और एक बात आप बताएं कि ये मैग्नेट इसमें भी एंटर करेगी और ये मैग्नेट इसमें, दोनों में एंटर करेगी। लेकिन अभी अभी एक डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर किसी कंडक्टर में क्या फ्लक्स, तो उसमें क्या पैदा होगा, एडी करंट, बोलो होगा, और वो उसके मोशन का अपोज करेगा। क्या करेगा? उसके मोशन का अपोज। अगर वो बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके। तो देखिए एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, तो जैसे ही मैग्नेट इसमें डालोगे तो मैग्नेट इसमें एंटर करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी, बोलो करेंगी, क्योंकि प्रत्येक मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। तो शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज, बोलो क्या करेंगी। यहां अगर बात करें तो यहाँ मैग्नेट जब ये बाहर निकलेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, डिक्रीज। जब एंटर करेगी जब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, जब पाइप से बाहर निकलेगी तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी। सेम केस यहाँ होगा, यहाँ एंटर करेंगी और यहाँ क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या है ये, प्लास्टिक, बोलो क्या है, प्लास्टिक। क्या इसमें करंट फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या चेंज होगा, फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है और ये क्या है, एल्यूमिनियम। तो जैसे ही ये मैग्नेट इसमें एंटर करेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज,
फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ पैदा होगा, और जहां ईएमएफ होगा वहां करंट होगा। और कंडक्टर की बात करते हैं तो कौन सा करंट नाम दिया अभी एडी। तो इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा, कौन करेगा, एडी करंट। तो इसमें तो करंट पैदा होगा एडी करंट, क्योंकि ये एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है। लेकिन इसमें एडी करंट पैदा नहीं होगा, इसमें एडी करंट पैदा नहीं होगा। इसमें एडी करंट पैदा नहीं होगा तो इसमें अपोज नहीं होगा, इसमें अपोज नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर अपोज, इसके अंदर अपोज नहीं होगा और इसके अंदर अपोज होगा। तो इसमें अपोज होगा तो इसमें मैग्नेट लेट आएगी और इसमें मैग्नेट क्या आएगी, जल्दी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एवरी स्टूडेंट इन्फॉर्म मी बेटा। Yes, sir. बिल्कुल Yes, कंसेप्ट था कि एक एल्यूमिनियम का पाइप है, एक प्लास्टिक का पाइप। Yes, sir. तो इसके अंदर क्या था कि एल्यूमिनियम के पाइप में तो एडी करंट पैदा हो जाएगा और प्लास्टिक के पाइप में एडी करंट पैदा नहीं होगा। और एल्यूमिनियम के पाइप में अगर एडी करंट पैदा होगा तो उसके मोशन का क्या करेगा, अपोज। लेकिन प्लास्टिक में पैदा ही नहीं होगा तो उसके मोशन का अपोज नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम पाइप के अंदर मैग्नेट है वो बेटा क्या आएगी, लेट आएगी। और प्लास्टिक पाइप में कोई एडी करंट पैदा नहीं होगा तो इसमें मैग्नेट क्या आएगी, आपके पास जल्दी आएगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। और भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसके यूज भी है बेटा। और हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट, कैसे कम किया जाता है, ये कंसेप्ट हम बेटा कल की वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे, अपना टाइम हो चुका है, नेक्स्ट आपकी क्लास होगी। तो आज आपको जितना भी पढ़ाया है उसके आपको कोऑपरेशन के लिए आपको थैंक यू। और रेज योर हैंड्स, आपको अच्छे से समझना होगा। सर 17वां क्वेश्चन फिर समझाना। कौन सा? 17वां। 17वां? एक बार क्वेश्चन बताओ। हाँ सर 17। क्वेश्चन बताओ बेटा, पढ़ के क्या है। क्वेश्चन क्या है बताओ एक बार। बताओ क्वेश्चन एक बार पढ़ के तीसरा। ये वाला। तीसरा। यस सर। यही है बेटा। यस सर। तो इसके अंदर क्या था कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट अपीयर इन ए कॉइल। ईएमएफ कितना अपीयर होता है इसके अंदर वो देखें। ईएमएफ अपीयर होता है बेटा इसके अंदर 0.4 वोल्ट। ठीक है, करंट इन इट्स चेंज फ्रॉम एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू अपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो आप एक बार अजम्पशन करें कि आपके पास सपोज दैट करंट पहले ऐसे आ रहा है, पहले करंट ऐसे आ रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, और आपके पास दूसरा करंट है अपोजिट डायरेक्शन में 10 एम्पियर। तो कितना चेंज आएगा वो आपको बताना है। तो देखो, एक तो हम 10 एम्पियर, एक तो चेंज के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। और ये अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। तो वो कितना होगा, 20। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन करंट लेना था तो चेंज इन करंट लेते। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई सर्किट है ऐसे, इसके अंदर एक करंट इधर से आए और एक करंट बेटा इधर से आए, यहाँ पे आके दोनों करंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो दोनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड। तो इधर से भी करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है, तो दोनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड। या दूसरी भाषा में समझो तो इसमें पहले कितना था, 10 एम्पियर एक डायरेक्शन में। फिर कहता कि इन वन डायरेक्शन 10 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट के लिए माइनस, और चेंज करोगे तो फिर माइनस। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। अब आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ से, इन 0.40 सेकेंड। तो टाइम बेटा आपको दे रखा है 0.40 सेकेंड। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, E = -L DI अपॉन में dt। ईएमएफ रहा L बेटा आपके पास निकालना है। ठीक है, DI आपके पास चेंज इन करंट कितना आ गया, 20, और dt चेंज इन टाइम आपके पास कितना, 0.40। तो आसानी से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, L। थैंक यू बेटा, कर लोगे? yes sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।
Again, thank you all of you.